नमस्कार। चुनाव आज तक के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और स्क्रीन पर हमारे देख रहे हैं कि तमाम देश भर के अलग अलग हिस्सों से हमारे जो वरिष्ठ रिपोर्टर्स हैं वो भी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से पंकज जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश से आशीष श्रीवास्तव नजर आ रहे हैं। तमाम लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पश्चिम बंगाल कोलकाता से इस वक्त ऋतिक मंडल जुड़ चुके हैं। ऋतिक, बहुत स्वागत है। संदेश खाली में संदेश भी है और खाली भी है, लेकिन बहुत हाल हो रहा है आपके यहाँ। आएंगे आपके यहाँ, शुरुआत कहाँ से बिल्कुल। करें? सबसे नजदीक हमारे पंकज है क्योंकि दिल्ली में है और दिल्ली में आज हलचल भी है, तो दिल्ली से हम कर देते हैं शुरुआत। पंकज, आम आदमी पार्टी ने चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया। तमाम उनके जो बड़े लीडर्स हैं, भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री वो रहे और चारों प्रत्याशी रहे। तो सबसे पहले तो चुनावी कैंपेन के बारे में बता दीजिए, और दूसरी तरफ की चार उनके प्रत्याशी भी वहां पर मौजूद थे। एनडीए और ये जो इंडिया अलायंस है, चार तीन, किस तरह से आप मुकाबला देखते हैं? यहां से आप शुरू कर दीजिए। फिर अब हमारे साथ रोहित भी जुड़ चुके हैं। इसके पहले पंकज आप शुरू करें, रोहित का भी ठीक। हम इंट्रोडक्शन करा देते हैं। बिहार पटना से रोहित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और कोर्ट का बटन बिल्कुल टाइट कर रहे हैं इस वक्त। रोहित, आप हैंडसम लग रहे हैं हमेशा की तरह। चलिए पंकज, शुरू करते हैं। देखिए, बिल्कुल दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की जो सियासत है वो और भी ज्यादा गर्मा गई है। अब उन्होंने अपने कैंपेन को लॉन्च कर दिया है। और अगर मैं ठीक हूं तो मेरे पास वो कागज भी मौजूद है जो चलिए। अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया था। मैं अपने जेब में लेकर ही घूम रहा हूँ उसको, क्योंकि मुझे काफी सारी जानकारी इससे इकट्ठी करनी थी। मुझे ये लगता है है वो अरविंद पर्चा। केजरीवाल और उनकी टीम सबसे पहले आपको कागज सौंप देती है। बिल्कुल, देखिए, पत्रकार का ये काम भी होता है कि सबसे पहले जानकारी जुटाना। तो जानकारी बहुत सारी होती है जो हमारे पास उपलब्ध होती है। और देखिए, ये कागज है जो उन्होंने अपने हाथ में आज थामा हुआ था। हम्म। और इस कागज के दो पहलू हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ अरविंद केजरीवाल अपने कामकाज गिना रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो एलजी, केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। तो यहाँ पे एक मतलब ब्लेम गेम ना, ब्लेम गेम। नीति के लिए ये वो परोसने वाले हैं दिल्ली की जनता के बीच में। अहम बात यह है कि भगवंत मान आज दिल्ली पहुंचे और कैंपेन लॉन्च के दौरान मौजूद रहे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ वो अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों के लिए वो कैंपेन को लॉन्च करेंगे। दिल्ली के लिए ये कैंपेन था, आपको मैं बता दूं। हम्म। पंजाब के लिए कैंपेन लॉन्च किया जाएगा तो हो सकता है कि वहां पे नारा कुछ और हो, वहां पे हाँ। भूमिका कुछ और हो। दूसरी अहम बात यह है कि जो चारों उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो मंच पर मौजूद थे। पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार, साउथ दिल्ली से सही राम, नई दिल्ली से सोमनाथ भारती और वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा। ये हम्म। तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने इलाकों में प्रचार शुरू कर चुके हैं। तो पहला जो फेज है प्रचार का, मैं आपको बता दूं, जो अरविंद केजरीवाल ने मंच से नहीं बताया, वो है डोर टू डोर कैंपेन का। इसके बाद जनसभाओं की शुरुआत होगी सेकंड फेज में। और तीसरे फेज में रोड शो को अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि ईडी का मामला चल रहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो जाहिर है कि उस बात को ध्यान में रखते हुए भी आम आदमी पार्टी ने अपने कैंपेन की भूमिका को तैयार किया है। तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने दो लोगों पर निशाना साधा। निशाना इसलिए साधा, जो वोट बैंक है उनका, उनमें व्यापारी हैं दिल्ली के। और दूसरा वोट बैंक है महिलाओं का। महिलाओं की बात करें तो पिछले दिनों 1,000 रुपए 18 वर्ष से अधिक उनकी महिलाओं को देने का ऐलान कर ही दिया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। तो जाहिर है यहाँ पॉलिटिक्स पे में है। व्यापारी व्यापारी वर्ग भी दिल्ली में बहुत बड़ा है। न सिर्फ चांदनी चौक की हम बात करें, बाकी पूरी दिल्ली में व्यापारी वोट बैंक बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसलिए आज अरविंद केजरीवाल को ये जिक्र करना पड़ा कि संसद में आप व्यापारियों के सवाल उठाने वाले लोगों को भेजिए। तो जाहिर है केजरीवाल हमेशा से चाहते हैं कि जब भी, और इसीलिए ये जो पर्चा तैयार किया गया है इसमें 12 पॉइंट ऐसे हैं। हम्म। यहां से लेके यहां तक वो पूरे पॉइंट हमने गिने। 12 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर वो बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो जाहिर है कि इस ठीक लड़ाई है। को वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी करना चाहते हैं। और देखना होगा कि वोट क्या इससे मिल पाएगा, लोगों को समझा पाएंगे कि ठीक दिल्ली है। से अगर सांसद गए तो उनके काम आएंगे। ठीक है पंकज, बिल्कुल जुड़े रहिए। सभी साथियों से एक एक सवाल ले लेते हैं, पहले दर्शकों को अपडेट कर देते हैं, चूंकि हमारा मकसद होता है चुनाव आज तक पर लोगों को कुछ एक्सक्लूसिव भी मिले बाकी जगहों से, क्योंकि इसका नाम ही है चुनाव आज तक। और एक हफ्ते का लगभग रिव्यू हम कर देते हैं हर हफ्ते दर्शकों के बीच में, अपने सारे देश के, अपने जो आज तक के हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, वरिष्ठ रिपोर्टर्स हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, हम उनको लेकर आते हैं। तो आप सभी उनमें से अगले हफ्ते से हम कुछ कोशिश करेंगे कि कुछ सवाल भी ले हम दर्शकों की तरफ से, वो आपसे हम पूछें।
अब हम बिहार आएंगे। रोहित, बहुत गंभीर मुद्रा में है आप। बताइए एलजेपी। बताइए आशुतोष। जी, एलजेपी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम रोचक भी इसलिए बता देते हैं कि बहुत सीरियस जो गंभीर एक जब विषय होता है तो हमारे जो 18 साल के आसपास वाले दर्शक हैं तो थोड़ा उत्साह उनका कम हो जाता है, इसलिए थोड़ा रोचक चटपटा बना देते हैं जानबूझकर, ताकि इसमें सब लोग इन्वॉल्व रहे, उनको मजा भी आना बिल्कुल। चाहिए। एलजेपी भारतीय जनता पार्टी के बीच जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, किस तरह से आप देख रहे हैं आगे बढ़ रहा है? क्योंकि जानकारी मिली कि वो चिराग पासवान 6 लोकसभा सीटें चाहते हैं, उसके साथ एक राज्यसभा सीट पर भी अड़े हुए हैं। तो ये क्या बात आगे बढ़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी क्या 6 सीटें दे पाएगी, एक राज्यसभा सीट दे पाएगी? नेगोशिएशन किस तरह से चल रहा है, पहले इसको क्लियर कर दीजिए, फिर अगले सवाल पे आशुतोष देखिए, न 6 मिलने जा रहा है न राज्यसभा मिलने जा रहा है। बात लगभग तय हो चुका है। चिराग पासवान को 5 सीटें जो है वो आप बीजेपी तो की तरफ पहले से। पहले ही लाइन में अपसेट कर रहे हैं चिराग पासवान और उनके समर्थकों को। नहीं नहीं नहीं, हमारे बड़े वरिष्ठ जो सूत्र हैं, बड़े वहां से हमारी बातचीत हुई है हम्म। चिराग पासवान के कैंप में। और हम जो जानकारी दे रहे हैं वो बिल्कुल एक तरीके से कहिए तो पुष्ट जानकारी ही है। आधिकारिक घोषणा बस बाकी है कि चिराग पासवान लगभग 5 सीट के लिए मान गए हैं। जो बीजेपी ने उन्हें 5 सीटों का ऑफर दिया था कि भाई आप, क्योंकि देखिए बीजेपी को पता है आशुतोष कि चिराग पासवान की ताकत क्या है, क्या बिल्कुल। बिहार में वो कर सकते हैं। 2020 लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में चिराग ने अपनी ताकत का एहसास भी कराया था, जब जेडीयू को कितनी बुरी तरीके से कई सीटों पर चिराग ने हराया था अपने अपने बेशक। उम्मीदवार उतार कर। तो बीजेपी नहीं चाहती है ना, देखिए एक तरफ बीजेपी इस कवायद में लगी हुई है कि दाएं बाएं कहीं से भी हो, गठबंधन के साथियों को और मजबूत करो। साउथ से लाओ, उत्तर से लाओ, दक्षिण से, कहीं से भी लाओ, लेकिन एक देख एक रहे हैं सीट कितनी पर, एक एक सीट पर। एक एक सीट पर कोशिश हो रही है। डेली मीटिंग हो रही है, देख रहे हैं। उधर चंद्रबाबू नायडू को लाया जा रहा है, पवन कल्याण आ रहे हैं, टीएमसी से कोई अगर आ जाता है तो उसको भी ले आया जा रहा है। मतलब हम्म। हर जगह से बीजेपी अपने कुंबे को मजबूत करने में जुटी हुई है। हम्म। अशोक चौहान को लेकर आया गया था कांग्रेस से। तो हम्म। ऐसे में बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि इस मौके पर, जब चुनाव अब घोषणा एक हफ्ते में होने वाली है, कि एक गलत सिग्नल ये जाए कि भाई नीतीश कुमार के आने के बाद अब चिराग पासवान नाराज होकर एनडीए छोड़कर चले गए हैं। ये एक नेगेटिव पब्लिसिटी इस वक्त बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती है, या करना भी नहीं चाहती है। खासकर बिहार जैसे राज्य में जो क्रूश कितना महत्वपूर्ण है। 80-40 में कह रहा हूँ, यूपी 80 हम्म। बिहार 40, 120 सीटें कितने महत्वपूर्ण है ये सबको पता बहुत है। ज्यादा, बहुत तो ज्यादा। यहाँ पर बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि इस मौके पर, इतने महत्वपूर्ण मौके पर, नीतीश कुमार जब आए हैं अब एनडीए में और उससे एनडीए मजबूत होता दिख रहा है, तो वहां पर एक ऐसी पब्लिसिटी हो जाए कि अच्छा चिराग पासवान एक दलित चेहरा जो है वो अब छोड़ कर चले गए गठबंधन को, हम्म। चिराग पासवान नाराज है, चिराग पासवान ने एनडीए से रिश्ता तोड़ा, इस तरीके की खबरें समझ रहे हैं ना। तो बीजेपी हम्म। नहीं चाहेंगे कि इस तरीके की कोई चीज हो, इसीलिए चिराग पासवान को मनाने के लिए जो है फॉर्मूला तैयार है। 5 सीटें जो है वो चिराग पासवान को दी जा रही है संभवतः। और उस पशुपति पर पारस को, उनको भी हैंडल करना हाँ, यही होगा। मैं बता रहा हूँ। यही सवाल अभी थोड़ी देर पहले भी हो रहा था, एक दूसरे कार्यक्रम में मैं था चुनाव आज तक के ही। तो हाँ, पशुपति पारस का क्या होगा? डिमांड है आपकी रोहित। नहीं नहीं, डिमांड नहीं। चुनाव आज तक अभी बहुत अब एग्रेसिव हो गया है। अच्छी बात है, चुनाव के समय आ गया है, इसीलिए बिल्कुल। चुनाव की खबरें ज्यादा चल रही है, हर घंटे हर बुलेटिन में चल रहा है। हाँ। तो देखिए चिराग पासवान इतने महत्वपूर्ण है, 6% वोट बैंक उनके पास है देखिए, आशुतोष, ये बिहार सबको जवाब दे पता। रहा है और पश्चिम बंगाल मुस्कुरा रहा है, ऋतिक मंडल इंतजार कर रहे हैं बस। नहीं नहीं, बिल्कुल ऋतिक को भी मौका दीजिए, हाँ। ममता दीदी के क्षेत्र से आते हैं। जी, पहले बात, तो ये बात पूरी तो कर मैं लीजिए। बस वही कह रहा हूँ कि देखिए चिराग महत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्वपूर्ण है पशुपति पारस से, क्योंकि देखिए पशुपति पारस के पास ऐसा एक नहीं, मतलब व्यक्तित्व कहिए या फिर वोट बैंक ऐसा नहीं है कि चाहे पशुपति पारस कहीं खड़े हो जाए तो 10-20 हजार की भीड़ इकट्ठा हो जाए। क्योंकि चिराग पासवान पिछले 2-3 सालों से लगातार बिहार का जहां भी जा रहे हैं बड़ी भीड़ उमड़ती है लोगों को देखने के लिए। मतलब हम्म। बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं। 6% का वोट बैंक भी है, दलित पासवान खासकर जो वोट बैंक है उनके पास, उनका नेता माना जाता है। तो बीजेपी के लिए 6% वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण है आशुतोष, और इसीलिए हम्म। चिराग को किसी भी कीमत पर बीजेपी छोड़ेगी नहीं। पशुपति पारस का क्या होगा? देखिए पशुपति पारस के लिए मुझे लगता है कि एक विकल्प ये हो सकता है, बीजेपी ने ये सुझाया है कि बीजेपी के सिंबल पर अगर पशुपति पारस चुनाव लड़ना चाहे खुद, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है पशुपति पारस के लिए। क्योंकि देखिए पशुपति पारस को अपना कुनबा भी अब ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं। जब एलजेपी टूटी थी ना, 6 सांसद हुआ करते थे कुल, जब एलजेपी टूटी थी तो 5 सांसद पशुपति पारस
मिलाकर एक तरफ चले गए थे, चिराग बिल्कुल। अकेले रह गए थे। लेकिन अब उस 5 में से भी तकरीबन 2 सांसद ऐसे हैं जो अब चिराग पासवान के समर्थन में दिख रहे हैं खड़े। हम्म। वीणा देवी भी इसमें से एक सांसद हैं जो चिराग, अभी तक हाँ पशुपति बिल्कुल। पारस के साथ थी, हाँ। वैशाली से सांसद है, वो अब आके चिराग पासवान के साथ खड़ी हो गई है कि हम चिराग पासवान के साथ हैं। तो पशुपति पारस अपना कुनबा संभाल नहीं पा रहे हैं। हम्म। एक तरीके से कहें तो कुनबा बिखर रहा है, और बीजेपी को भी ये पता है, दिख रहा है जो हो रहा है, इसीलिए वो चिराग पर जो है ज्यादा भरोसा करते हैं बीजेपी, और बैंक उस पर बैंक कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि अब 15 तारीख तक सीटों का जो है बंटवारा, उसकी घोषणा कर दी जाएगी। नीतीश कुमार अभी विदेश दौरे पर है, संभवतः 13 या 14 तारीख को वो वापस प्रदेश लौटेंगे, और 15 तारीख को बताया जा रहा है कि ठीक है। एनडीए में सीट शेयरिंग का जो है वो घोषणा की जाएगी। ठीक है। जी। बिल्कुल रोहित, आपके पास अब दोबारा सवाल लेकर आ रहे हैं, लेकिन ऋतिक, आपका रुक करें उसके पहले जरा उत्तर प्रदेश हम लिए चलते हैं। आशीष श्रीवास्तव हमें गंभीर नजर आ रहे हैं। आशीष, हजरतगंज में एक तो आपकी मौजूदगी इतने पॉश इलाके में है, आगे पीछे हम देख भी रहे हैं, लोग सिर्फ खा रहे हैं, और यहाँ से देख के हमारे सभी सहयोगी भी समझ रहे हैं खाने का वक्त भी हो रहा है। अब जरा ये बताइए कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को लेकर उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हैं वो चाह रहे थे कि यूपी से लड़ें। अब संभावना तो वायनाड से आ रही, हो सकता है कुछ कांग्रेस चौंका दे, अलग बात है, लेकिन बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं कि यूपी पलायन ही समझ लीजिए अब कांग्रेस का। तो पहले तो ये क्या फॉर्मूला है, कौन कौन क्या संभावना कयास है, जरा इस पर बता दीजिए, अलायंस को लेकर भी। और बीजेपी ने जिस तरह से अपनी पूरी सीट बेल्ट तैयार कर ली है, कमर कस चुकी है, उसके सामने कांग्रेस को और अलायंस को, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस, कितनी मुश्किलें हैं, कितनी चुनौती। देखिए, आज के सबसे बड़ा सवाल है, अभी तक कांग्रेस ने अपना एक प्रत्याशी नहीं उतारा है, जिससे जो सहयोगी सही देखिए, बिल्कुल नया नारा आया इस बार चुनाव। अपने माफ कीजिएगा, मुझे आवाज, हाँ आपको मेरी आवाज आ रही ठीक है? है, बिल्कुल बिल्कुल आशीष, हाँ कुछ तकनीकी समस्या थी जी। लगातार जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में अभी तक एक गैप बना हुआ है कि वो अपने एक तरफ के सारे कैंडिडेट उतार रही समाजवादी पार्टी, और कहीं ना कहीं आगे प्रचार प्रसार भी शुरू हो जाए। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक क्योंकि कोई भी कैंडिडेट उतारा नहीं है, 17 की 17 सीटें अभी भी वैकेंट है, और इंतजार कर रहे हैं कि आज या कल में फाइनल हो जाए। अब दूसरा बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी जिस तरीके से राज्यसभा में 7 क्रॉस वोटिंग हुई थी, समाजवादी पार्टी के लीडर्स ने बीजेपी को दे दिया था वोट, ऐसे में कई जो रायबरेली और अमेठी के जो मेन लीडर है, चाहे वो राकेश प्रताप सिंह है या मनोज पांडे जैसे सभी के जो ब्राह्मण नेता है, वो रायबरेली और अमेठी के हैं। अब वो पाले में घुसकर बीजेपी के आ गए। तो सबसे बड़ा तो सवाल ये रहा था कि कहीं ना कहीं ये पहले सोनिया गांधी जब भी लड़ती रही थी, ये कहीं ना कहीं मदद करते रहे थे, यानी कि मदद इस टाइम से करती रही थी कि वो या तो चुनाव से वहां से नहीं लड़ते थे, या फिर वहां से डिफेंसिव हो जाते थे, या अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा होता। लेकिन इस बार क्या है, अब वो दल भी इनके सामने है, यानी कि वो कैंडिडेट जो लोकल वहां मजबूत अपनी पृष्ठभूमि रखते हैं, वो भी सामने खड़े हुए हैं। और अब सोनिया गांधी नहीं है वहां पर, ये लोगों को मैसेज कहीं ना कहीं गया है कि वो भी, और बीजेपी भी इस बात में कह रही है कि वो अपना जो यहाँ का पाला था वो छोड़कर राजस्थान चली गई और राज्यसभा चली गई। अब ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किस तरीके से लड़ेंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बहुत समय से एक्टिव नहीं है। वो पहले यहाँ के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते कई बार यूपी वो आती थी, यूपी में उन्होंने विधानसभा का पूरा मोर्चा संभाला था। लेकिन जब से हारी है कांग्रेस, तब से ना ही प्रियंका गांधी आई है, ना ही कोई बड़ा नेता आया है, ना ही राहुल गांधी आए हैं। अभी भारत जो न्याय यात्रा थी उसमें जरूर शामिल हुए थे, और उस दौरान भी समाजवादी पार्टी से तलकियां थी, तो अखिलेश यादव भी एक मंच पर नहीं आए। तो कांग्रेस के अंदर बहुत गपटक है, और ऐसे ही ये दो सीटें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर अमेठी से और रायबरेली से कौन कैंडिडेट होगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं प्रियंका गांधी को आना चाहिए। लेकिन अगर प्रियंका गांधी को वहां से आना है तो उन्होंने पहले मोर्चा क्यों नहीं संभाला उत्तर प्रदेश में, लगातार वो एक्टिव क्यों नहीं रही, और अब ऐसी स्थिति में अगर वो आती भी है तो जनता उनको कैसे एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि विधानसभा में उनको देखा जा चुका है। उन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ महिलाओं को उतारा था 40%, तो बहुत सारी चीजें की थी, लेकिन वहां पर फेल रहा था सारा फॉर्मूला। तो अब अमेठी, क्योंकि स्मृति ईरानी आप जान रहे हैं पहले से एक्टिव है, लोगों से कनेक्ट है, उन्होंने घर तक वहां बना लिया है, रहने लगी है, और साथ साथ वो हर मूवमेंट पे वहां मौजूद रहती है। जबकि वहां पर अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, उस दौरान भी वो अमेठी में मौजूद थी, यानी कि वो पूरी तरीके से, और उन्होंने ये भी कहा, अभी बयान आपने सुना होगा कि अगर राहुल गांधी में इतनी कैपेसिटी है तो वो अलायंस का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी या बीएसपी किसी का साथ छोड़कर
लड़े यहाँ से। तो ये सारी बातें भी हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चैलेंजिंग तो है, और राहुल गांधी के लिए भी चैलेंजिंग है और प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए भी चैलेंजिंग है। तो कांग्रेस और कहीं ना कहीं दोनों सेफ जगह से हैंड रखना उतार चाहती देते हैं, तो ये भी इंडिकेशन है, जो कि स्मृति ईरानी खुद भी कह रही हैं कि अगर वायनाड के साथ साथ उतार दिया जाता है राहुल को यूपी से, तो इसके मायने ये हैं कि वो मान चुके हैं कि हम हार जाएंगे। है। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष। और ऐसे में अब कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो गया है कि आखिर किसको उस सीट से उतारा जाए, क्योंकि राहुल गांधी अगर वायनाड से लड़ रहे हैं, और ये मैसेज पहले भी जा चुका है कि जब वो वायनाड में थे तो उत्तर भारत के लोगों के बारे ठीक में है। उन्होंने बहुत सी बातें कही थी। ये बात हमेशा स्मृति ईरानी कहती रही है। जय श्री। और अब जब वो और अब थोड़ा सा वहां से रोटेट लड़ने कर देते चले हैं गए जल्दी तो कहा जल्दी। जाता है कि यहाँ से भागने की स्थिति में इस तरीके की बातें कही है। तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ से ठीक है आशीष। कंटेस्ट करें, लेकिन जो लोग हैं वो जरूर चाह रहे हैं, उनके ठीक, कार्यकर्ता जरूर चाह रहे हैं कि वो यहाँ से लड़े। ठीक है आशीष। पंकज, मुझे याद नहीं कभी कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पहले, अब नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सबसे जो पुरानी पार्टी है, आपको कभी याद है कि दिल्ली में या कहीं पर भी खुद लीड ना करते हुए अब आम आदमी पार्टी उनके सामने तो सबसे नई पार्टी है, वो 4 सीटों पर, कांग्रेस 3 सीटों पर। पहले तो ये इंडिकेशन, इस तरह से सवाल अभी दर्शकों को जरा ये बताइए, 4-3 का ये फॉर्मूला, मतलब सबसे जो बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी होने का दावा करती थी कांग्रेस, वो लड़ेगी 3 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर। अब जरा इसके मायने बताइएगा, क्या इसी में खुद इंडिकेशन छुपा हुआ है, कांग्रेस को खुद ही अपने आप पर यकीन नहीं है? दूसरी बात कि बीजेपी को लोकसभा में रोकने के लिए क्या ये जो फ्री पॉलिटिक्स से 1,000 रुपए महिलाओं को देने का वादा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर अटैक नहीं, ब्लेम, कि हमें रोक दिया गया, हमारा अस्पताल जो है उस पर बुलडोजर चला दिया गया, मोहल्ला क्लिनिक पर, हमारे पास डीडीए नहीं है, हम हमें आप जिता दीजिए, हम डीडीए में काम कराएंगे, हमारे पास पुलिस नहीं है, हमें आप जिताइए, हम पुलिस में काम कराएंगे, सबका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर। अब उस वक्त मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि झूठी पार्टी है और झूठे नेता अरविंद केजरीवाल, वो हर बात बड़े सफाई से झूठ बोलते हैं। तो अब ये झूठ अगर है तो जनता भरोसा कैसे कर लेती है, एक सवाल आ रहा है, उसमें दम है, जमीनी हकीकत क्या है? तो देखिए, पहले तो आपने कांग्रेस को लेकर सवाल पूछा। दिल्ली में कांग्रेस को हराकर ही आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। लेकिन हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 10 साल पहले, साल 2014 और साल 2019, ये वो वक्त है जब लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी को कोई सीटें यहाँ पर नहीं मिली। कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। तो जाहिर है यहाँ पे जो गठबंधन है वो एक तरह की मजबूरी भी नजर आता है, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर साथ मिलकर लड़ेंगे तो उम्मीद है कि बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन रहेगा, तो वोट मिलने की उम्मीद रहेगी। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन हुआ भी। खुद आम आदमी पार्टी ये चाहती थी दिल्ली में सत्ता होने के बावजूद भी कि वो इसमें चुनाव लड़े, लेकिन कम सीटों पर चुनाव लड़े, और ये एक बार आजमा कर देखिए कि क्या गठबंधन से कोई फायदा होता है या नहीं। क्योंकि 2013 में भी आम आदमी पार्टी के पास अच्छा खासा वोट बैंक था। 2015 में उनकी सरकार बनी, 70 में से 67 सीटें आई। और उसके बाद जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ तो 70 में से 62 सीटें आई। तो जाहिर है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर दबाव बनाने में कामयाब रही। लेकिन आपने क्योंकि कांग्रेस की बात की, देखिए ये दबाव और ये गठबंधन पंजाब में काम नहीं आया, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी अति उत्साहित है। उसे लगता है कि वहां पर वो 92 सीट जीत चुकी है, तो वहां पे वो अपने संसदीय चुनाव के दौरान भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। और यही वजह है कि वहां पर जो लोकल ठीक, यूनिट है उसने आज से 6 महीने पहले ही ये कहना शुरू कर दिया था कि यहाँ हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने अपने हाथ में कमान जरूर संभाली, और ऐसा लगा कि कांग्रेस जो है वो पीछे है। अभी भी कांग्रेस ठीक। ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, 3 सीटों को लेकर अभी भी माथापच्ची जारी है। जी पंकज, ऋतिक माफ करिएगा, आपके पास टर्न था, आपके पास आना था, मैं पंकज के बाद दोबारा चला गया, मुझे लग रहा था कि कुछ हाँ मिस हुआ। ऋतिक, संदेश खाली, संदेश खाली बैठे बैठाए उसने मुद्दा दे दिया है सबको। टीएमसी पहली बार बैकफुट पर है, ममता बनर्जी एकदम घिरी हुई है, महिला दिवस भी है, महिला के नाम पर मार्च भी निकाला गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो महिला नेता जा रही है उनको रोक दिया जाता है। संदेश खाली का जो पूरा मामला है, अब दर्शकों को जरा हमें ये समझाइए, हम पिछली बार भी पूछे थे, लेकिन इसका नेशनल इंपैक्ट बताइएगा और पूरे पश्चिम बंगाल पर। संदेश खाली से आगे बढ़कर क्या ये पूरे पश्चिम बंगाल के सीटों पर असर डालने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना फायदा मिलेगा, ममता बनर्जी को इसका कितना नुकसान होने जा रहा है? ये जो सब कुछ आप देख पा रहे हैं, आज सीबीआई की टीम भी वहां पर पहुंची,
जो शाहजहां शेख खुलेआम मंच से कहता था कि मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता, वो उसकी दशा अभी क्या है वो सब देख पा रहे हैं। तो जरा इसके मायने और इसका इम्पैक्ट समझाइए। देखिए, सौंदेशखाली जो जगह है वो बूशीराट लोकसभा क्षेत्र से आता है, और इस तरीके से देखा जाए ये हुई तो सौंदेशखाली एक छोटा सा सुंदरबन डेल्टा का खूबसूरत सा टापू है। लेकिन क्या कुछ हो गया पिछले 1 महीनों में, जरा ये समझना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पिछले 1 महीने से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा चुनाव इस बार बंगाल में सौंदेशखाली के मुद्दे को ऊपर ही लड़ा जाएगा। उसके बचाव के लिए तृणमूल कांग्रेस को और जोर डालना है, और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि इसी मुद्दे को उछालने के लिए। इसीलिए ये पहली बार हुआ, प्रधानमंत्री 1 हफ्ते के समय में वो 3 बार रैलियां किए। इसका मूल कारण सौंदेशखाली है। लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुद्दे को रोजाना किसी भी तरीके से हेडलाइंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अहम कारण है ये महिला वोट बैंक, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर विधानसभा या फिर लोकसभा सीट की जीत या हार के अगर आकलन देखा जाए 2021 के बारे में पूछे या फिर 19 की, तो ममता बनर्जी की जीत जो हुई थी 21 में, लाख कोशिश भारतीय जनता पार्टी इस बार किए थे, लेकिन ममता जी इसलिए जीती क्योंकि ये महिला वोट बैंक, एमएम फैक्टर, यानी माइनॉरिटी वोट बैंक और महिला वोट बैंक। 2021 से पहले ममता बनर्जी जो अरविंद केजरीवाल ने हाल ही ने घोषणा किया है, उसका फायदा खूब उठाया था। जो लक्ष्मी भंडार के तहत मेहनता हर महिला को जो 500 रुपए दिया जा रहा था, उसके बदौलत महिला वोट बैंक पुरजोर ममता के साथ सपोर्ट में थी। लेकिन सौंदेशखाली का मुद्दा इसलिए बड़ा बन जाता है, देखिए, बंगाल के एक जो रूह को समझते हैं, उनके जो अस्मिता को समझते हैं, तो ये महिला, उनकी आबरू बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। और जिस महिला की सुरक्षा की बात ममता बनर्जी की सरकार कर रही थी लगातार, और बहुत ही रोचक है कि जब ये सौंदेशखाली की घटना हुआ, जैसे महिला घर से बाहर आकर बेबाक बोलने लगी तृणमूल कांग्रेस के अत्याचारों के खिलाफ, उससे उसी हफ्ते विधानसभा में ममता बनर्जी ये जो लक्ष्मी भंडार का जो डोल पॉलिटिक्स है, उसको और एक बार पुरजोर किया। राजनीतिक जानकार कह रहे थे कि शायद इस बार की भी चुनाव जो यात्रा है उसमें जीत ममता बनर्जी हासिल ही कर लेंगे, क्योंकि उसमें इजाफा कर दिया गया है, अब 500 नहीं 1000 रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन ये जो चोट पहुंची हुई है, और जिसको जो चोट संभलने में ममता बनर्जी की सरकार, उनकी पार्टी नाकामयाब हो रहा है लगातार, क्योंकि महिलाएं बेबाक आकर बोल रही है, और इसका एक बड़ा सा असर पड़ने वाला है। देखिए, नंदीग्राम या फिर सिंगूर की अगर बात करें, खासकर नंदीग्राम, इसी तरीके से एक विरोध हुआ था उस दौरान, लेकिन वो एक बिल्कुल याद छोटे है, से शुभेंदु इलाके में अधिकारी हुआ वहां था। से हीरो निकले थे और ममता बनर्जी को हरा दिया था बिल्कुल उन्होंने। बिल्कुल, पूरे दुनिया जाने थे कि ये शुभेंदु अधिकारी किस तरीके से उसको लीड किया था। ममता बनर्जी वहां पर है। कहा जाता है ममता बनर्जी की जो राजनीतिक करियर है, उसमें ये नंदीग्राम एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नंदीग्राम के चलते है या फिर सिंगूर के चलते ममता बनर्जी लेफ्ट फ्रंट की जो 34 साल की जो एक तरीके से राज थी, उसको हटाकर सत्ता पर आई। लेकिन इसी तरीके से देखने वाली बात होती है कि उसका इम्पैक्ट पूरे राज्य में गया था, और इस बार जिस तरीके से इसका इम्पैक्ट चल रहा है, इससे लगता है दो फैक्टर, महिला वोट बैंक को चोट क्या पहुंचाएगा, या फिर इसी के कारण जो बीजेपी की जो महिला नेत्री है, वो लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं कि देखिए, ममता बनर्जी के कार्यकाल में उनके ही पार्टी के नेता, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम बखूबी समझ रहे हैं कि ये सिर्फ सौंदेशखाली की मसला नहीं है। इस तरीके से लॉलेसनेस अगर ये अनचेक रहा लंबे वक्त से, कि पुलिस के नाक के नीचे ये सब हो रहा था, तो कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न है। पैटर्न इसलिए है, क्यों सौंदेशखाली में उस तरीके से गुस्सा भड़की, इसका अहम कारण है कि ये शाहजहां शेख जो लेफ्ट फ्रंट का लीडर हुआ करते थे, उसको उसकी गैर हाजिरी, और उसकी जगह तृणमूल कांग्रेस के ही और एक नेता ज्योतिप्रिय मल्लिक, उसको गिरफ्तार किया गया था। तो इसी के कारण ये जो जिस तरह से प्रोटेस्ट वो भड़का, लेकिन इसका लंबा असर पड़ने वाला है। इसी के कारण बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे को आगे लाने की, और ममता को भी संभालना है इसको। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक, आपका इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। हमारे सभी सहयोगियों का, बिहार पटना से रोहित सिंह, आप जुड़े, आपने बहुत तफसील से दर्शकों को जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंकज, आपने दिल्ली से पूरी खबर पर जानकारी दी दर्शकों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष श्रीवास्तव, आपने उत्तर प्रदेश से पूरी खबरों पर जानकारी रखी दर्शकों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थोड़ा सा ये कार्यक्रम आज जल्दी इसलिए हम वाइड अप कर रहे हैं कि चुनाव आज तक की डिमांड देखिए, लगातार यहाँ से कार्यक्रम अब लाइव हो रहे हैं आयोजित, इसलिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। चुनाव आज तक को लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, जुड़ते रहिए और हर हफ्ते इस दिन आपसे हमारी मुलाकात होती है। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत, देखते रहिए चुनाव आज तक। सभी को नमस्कार।